हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जो कि होगा आपका क्लास 9th के लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कि एटम्स के बारे में, कि एटम्स कैसे कहाँ से आए, कैसे शुरुआत हुई एटम्स की। फिर हम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम दो लॉ हमारे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उन दोनों को डिस्कस आज हम करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें भाई एटम्स की, तो शुरुआत हमारी कहाँ से हुई? एटम्स। अब जब हमने पहले जो हम 9th क्लास के बाकी चैप्टर्स को जो हमने देखा है, अभी तक हमने पढ़ा है मैटर के बारे में, ठीक है, कि मैटर क्या था, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका मास होता है, हमने उसको मैटर कहा, ठीक है। हमने अब तक कहानी पढ़ी थी जितनी भी, वो मैटर की कहानी पढ़ी थी। अब बात आती है भाई कि जो ये मैटर है आखिर ये बना किस चीज़ का है, इसके अंदर की कहानी क्या है, ठीक है। कि हम इतने आसपास चीज़ें देखते हैं, चेयर है आपका टेबल है, वुड है, ब्रिक्स हैं, सैंड है, ये सारी चीज़ें बनी किस चीज़ की हैं, ऐसी कौन सी इनके चीज़ अंदर है जो मिलके इन्हें बना रही है। तो सबसे पहले बात करें तो एक इंडियन फिलोसफर हमारे थे महर्षि कनंद। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम मैटर को, जो कि हम पहले उसको क्या कहते थे इंडियन उसमें देखे तो पदार्थ, जिसको कहा जाता था क्या, पदार्थ। तो उन्होंने ये कहा महर्षि कनंद ने कि अगर हम उस मैटर को डिवाइड करते जाएं, मतलब तोड़ते जाएं उसे, और छोटा छोटा बारीक टुकड़ों में हिस्से, मतलब उसका एक इतना छोटा पार्ट हमारे पास आ जाएगा, उस सबसे छोटे पार्ट को हम कहते हैं एटम। और उन्होंने उसे क्या कहा था? परमाणु। जैसे आप सब जानते हो भाई, हमारी जैसे संस्कृत में या हिंदी में जो पहली लैंग्वेज थी, तो महर्षि लोग जो सब थे हमारे, वो उन्हीं लैंग्वेज में लिखते थे। तो उन्होंने उसे एटम को तब एटम उन्होंने नाम नहीं दिया था, उन्होंने क्या कहा था? परमाणु, ठीक है। तो एटम्स को तब उन्होंने क्या कहा था कि उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, कि जो सबसे छोटी चीज़ उस पदार्थ को, उस मैटर को बना रही है, वो क्या है? वो है आपका परमाणु, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे भाई जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी आए हमारे, उन्होंने अपनी वही रिसर्च की और उन्होंने क्या कहा कि हाँ, बात ठीक है कि जो उन्होंने कहा, इंडियन फिलोसफर्स की भी बात थी कि भाई मैटर को, जब कोई भी आपका कोई पार्ट है, मान लो ये मैटर है, इसको हमने क्या किया, बारीक छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ते गए और छोटा करते गए, तो बिल्कुल एक ऐसा छोटा सा पार्ट जो आया, तो उसको उन्होंने, डेमोक्रिटस से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको क्या कहा? एटम्स। तो उन्होंने ये नाम दिया क्या? एटम्स, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा? इनडिविजिबल पार्टिकल्स। मतलब इनडिविजिबल का मतलब होता है जो फर्दर आपके डिवाइड ना हो। इनडिविजिबल का क्या मतलब होगा? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, नॉट डिवाइडेड फर्दर, जिसको आप फर्दर और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हो, और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हो, उसको कहा गया क्या? एटम्स। तो ये होते हैं एटम्स, कि भाई जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्ट। और देखते हैं फिर धीरे धीरे भाई, अब इसी बात पे रिसर्च होने लगे, अब कुछ नया पता चलता है हमें, हम सबको क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई आखिर ऐसा क्या है, इसमें क्या होगा, कैसे ये बन रहे होंगे, कैसे ये मैटर को बना रहे होंगे। तो इन्हीं बातों पे फिर सबका ध्यान गया और इन्हीं पे हमारे रिसर्चर, हमारे साइंटिस्ट लग गए इसे पता करने में कि क्या हैं आखिर ये एटम्स। तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, लगभग 18th सेंचुरी के एंड तक, पहले सिर्फ क्या थी, पहले फिलोसफिकल बातें थी कि भाई ऐसा होता है, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स नहीं थे, ठीक है, जिससे वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के साथ कह सके कि हाँ भाई यही एटम है। बट धीरे धीरे भाई रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने वर्क किया उस पर, और लगभग 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते साइंटिस्ट इस चीज़ को समझ चुके थे, इस चीज़ को कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। एलिमेंट्स जो सबसे बेसिक फॉर्म हम कहते हैं, और जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक फॉर्म, सिंगल बेसिक प्योर फॉर्म आप कह सकते हो, ठीक है। और कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स को हम जोड़ देते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, उसको हम कंपाउंड्स कहते हैं। तो वो इस चीज़ को समझने लगे थे कि आखिर एलिमेंट्स क्या हैं, या कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं, क्यों ये एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होंगे तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते साइंटिस्ट को धीरे धीरे समझ आने लगी थी। तो इसी पे बेस्ड अब हमारे लॉज आते हैं, कुछ लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो यहाँ बात करें केमिकल कम्बिनेशन,
कि भाई जो आपकी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, मतलब केमिकली कंबाइन करना। अब केमिकल दो बातें हैं इसमें, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकली मतलब कुछ नया बना होगा, न्यू इज फॉर्म, कि कुछ ना कुछ क्या हुआ है, कुछ नया बना है, कुछ मिलके कुछ कंबाइन हुआ है और उस कॉम्बिनेशन से कुछ नया बना है, ठीक है। तो जो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनके ये कुछ लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि भाई जैसे हमने पढ़ा कि भाई पानी में हमने 1 चम्मच नमक मिला दिया, वो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पहली बात, वो केमिकल कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो तो जस्ट एक मिक्सचर है, वहाँ कुछ नया नहीं बन रहा, आपने जस्ट मिलाया है उसको, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे हम पानी बनाते हैं, हम पानी बोलते हैं, यानी कि H2, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमारा वाटर बनता है, ये हमें पता है, ठीक है। नहीं पता है तो भी पढ़ेंगे, तो ये हमारा वाटर बनता है, ठीक है। तो ये है एक केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब दो चीज़ें मिलाई, ठीक है। ये एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और इनसे मिलके क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। तो ये कंपाउंड कैसे बना, कौन से लॉज ये फॉलो करता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और जो हमारे एंटोनिन लेवोसियर थे, उन्होंने दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे कॉम्बिनेशन के। फर्स्ट जिसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड इसमें आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो चलिए एक एक करके इन दोनों लॉज को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये लॉज कहते क्या हैं, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो भाई अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें कि आखिर ये लॉ क्या कहता है, तो एक सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात क्या कहता है ये लॉ, कि भाई जो मास है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी नया आप बना रहे हो दो चीज़ों को मिला के, तो जो मास है उस मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब कोई रिएक्शन आप करा रहे हो, दो चीज़ों को मिला रहे हो, तो उसमें ना तो आप अपने आप से कुछ नया बना सकते हो, ठीक है, कि उसमें मान लो आपने शुरुआत में कोई चीज़ 10 ग्राम ली, ठीक है, 5-5 ग्राम दो चीज़ें लेके टोटल आपके पास 10 ग्राम चीज़ें थी जो आप मिला रहे हो, ठीक है, कंबाइन कर रहे हो। तो कंबाइन होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो 10 ग्राम जो आपने स्टार्टिंग में दो चीज़ें मिलाई वो 20 ग्राम हो गई, कि मास बढ़ गया, अपने आप से कहीं से जुड़ गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। या हम कहें शुरुआत में तो 10 ग्राम लिया था, पर बाद में क्या देखा, बाद में 10 का सिर्फ 5 ही ग्राम रह गया, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये दोनों बातें नहीं होंगी। अगर स्टार्टिंग में, जैसा आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट में भी देख पा रहे हो, कि भाई हमने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया है, ठीक है। हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ ले लिया, उसका कुछ मास था, और दूसरा हमने उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब को एक स्ट्रिंग की हेल्प से, एक धागे से बांध दिया, और उसके अंदर भी हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो हमने इस पूरे का मास लेके देखा, तो मास आपको यहाँ दिख रहा है कितना है, 67.25, ठीक है, ये है 67.25। ये कब है, जब रिएक्शन से पहले का, ठीक है। हमने उस टेस्ट ट्यूब वाले सॉल्यूशन को, जो इस टेस्ट ट्यूब में, जो छोटी सी टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको मिलाया नहीं है अभी, दोनों अलग अलग हैं। फिर हम क्या किया, हमने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट कर दो आप इसको, ये सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल के इस सॉल्यूशन में यहाँ कॉपर सल्फेट में मिक्स हो जाएगा, कुछ रिएक्शन होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट, कुछ नई चीज़ बनेगी, कुछ नया बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड के यहाँ प्रेसिपिटेट और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा। तो जब हमने मिक्स होने के बाद वेट लिया, तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो कि ये वेट अब भी कितना है, 67.25 ग्राम। तो जितना शुरुआत में था उतना ही मास अब है। इसका मतलब 67.25 से ना तो कम हुआ मास कि 60 हो गया, ना ये हुआ कि 70 या 75 हो गया। यही हमारा लो है कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि मास कैन, क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि ना आप उसे क्रिएट कर सकते हो ना ही उसे खत्म कर सकते हो। तो ये है पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको एक जनरल इक्वेशन की हेल्प से भी अगर मैं समझाना चाहूँ, मान लो आपके पास A और B कोई दो सब्सटेंसेस हैं, दो केमिकल हैं, ठीक है, वो कंबाइन होके कुछ C बना रहे हैं, या C के साथ मान लो एक और D, दो चीज़ें बना रहे हैं। तो मान लो आपने A यहाँ पे 2 ग्राम लिया है, B आपने 3 ग्राम लिया है, तो टोटल इनका कितना है
5 ग्राम। तो जो C मान लो बना 1 ग्राम, तो D 4 ग्राम बना होगा, क्योंकि टोटल क्या आना चाहिए 5 ग्राम। ऐसा नहीं होगा कि C 1 ग्राम बन गया और D आपका क्या बना, D मान लो D आप कहते हो कि D तो सिर्फ 2 ग्राम बना, तो ये तो टोटल कितना आ गया, तो टोटल 3 ग्राम ही बना, लेकिन शुरुआत में तो कितना था 5 ग्राम था। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर शुरुआत में 5 ग्राम था तो C और D का टोटल, C और D का जोड़ भी कितना होगा 5 ग्राम ही होगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरा लॉ क्या कहता है, अब दूसरा लॉ है कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड, कांस्टेंट का मतलब पहले हमने समझा क्या मतलब कि फिक्स्ड, कि फिक्स है। अब प्रपोर्शन की बात आई, प्रपोर्शन क्या होता है रेशो, ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब आपका रेशो, कि जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो दो चीजें कंबाइन कर रही हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में करेंगी। ऐसा नहीं है भाई कि जैसे आप क्या कर रहे हो, एक गिलास पानी में नमक मिला रहे थे, मन किया 1 चम्मच मिला लिया, मन किया 2 स्पून मिला लिया, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपका हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में ही वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार सोचा तो 1 ले लिया, दूसरी बार में मन किया 2 ले लिए, तीसरी बार 3 ले लिया, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे क्या चलेगा फिक्स्ड रेशो, ठीक है। और वो फिक्स्ड रेशो किसकी होगी, जो चीजें कंबाइन कर रहे हैं उनके मासेस की। समझते हैं एक एग्जांपल से। ये लॉ सबसे पहले दिया किसने था, तो ये दिया था प्रोस्ट ने। और क्या कहता है ये लॉ कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो डेफिनेट प्रपोर्शन मतलब जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है एलिमेंट्स के जुड़ने से, तो वो सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में ही प्रेजेंट होंगे उनके मासेस की। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, जैसे वाटर। अब वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, 2 एलिमेंट हैं। कौन से 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे क्या हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन 2 एलिमेंट से मिलके बनता है पानी भाई हमारा, ठीक है। पानी होता है H2O, हाइड्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन है। अब इस लॉ की बात करें तो ये लॉ क्या कहता है भाई कि अगर हम जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H और O ये कंबाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों की अगर रेशो की बात करें, किसके रेशो की, इनके मासेस की रेशो की, तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितने, 2 हैं हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो रेशो अगर हम निकालें तो रेशो क्या आ गई 1:8। तो जब भी पानी बनेगा, H2O बनेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा उस मास की रेशो हमेशा 1:8 होनी चाहिए। क्या मतलब कि मान लो हाइड्रोजन आपको दे रखा है 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन आपके पास 8 ग्राम होना चाहिए, तभी H2O बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मान लो हाइड्रोजन तो 1 ग्राम है पर ऑक्सीजन आपको 7 ग्राम दे दिया, तो H2O नहीं बनेगा, ठीक है। रेशो क्या होनी चाहिए 1:8। मान लो आपके पास है 3 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बात करें, अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन इस बार आपके पास कितना है, मान लो हाइड्रोजन अब आपको दे रखा है 3 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन कितना दे दिया, अब 3 ग्राम। रेशो कितनी होनी चाहिए 1:8। तो इस 3 के साथ कितना कंबाइन करें कि रेशो 1 और 8 आए, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए आपके पास, अब ऑक्सीजन होना चाहिए 24 ग्राम, क्योंकि जब आप 3 और 24 की रेशो लोगे तो वो कितना आ जाएगा 1:8। तो हमेशा रेशो क्या होनी चाहिए 1:8, तभी आपका H2O बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मन मर्जी नहीं है कि मन किया 3 ग्राम के साथ 2 ग्राम ऑक्सीजन ले लियो और सोचो पानी बन जाएगा, तो पानी नहीं बनेगा, ठीक है। आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं कंपाउंड्स, किसके हिसाब से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, रेशो क्या रहेगी मासेस की, फिक्स्ड रहेगी। तो अब आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि रेशो क्या रखनी है, फिक्स्ड रखनी है। और किस चीज की रेशो, उनके मासेस की, कि उनका वजन क्या है, उनका मास क्या है, उसकी रेशो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो ये है किसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो आई होप ये दोनों लॉ आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं जॉन डाल्टन की। तो डाल्टन काफ़ी एक फेमस नाम है भाई, हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत से लॉज या बहुत सी थ्योरीज इन्होंने दी हैं। तो बात करें अब प्रॉब्लम क्या आई,
अब प्रॉब्लम ये आई कि साइंटिस्ट एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे इन लॉज की, ठीक है। तो उस चीज़ को हेल्प की किन्होंने, डेल्टन ने। तो डेल्टन अपनी एक बेसिक थ्योरी लेके आए मैटर की या एटम्स की, जिसको हम कहते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए देखते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के आखिर क्या मेन पॉइंट्स थे, क्या उन्होंने ऐसी मेन बातें कही। सो पोस्टुलेट्स, या आप कह सकते हो जो मेन फीचर्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के, उनको एक एक करके समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो डेल्टन ने जो सबसे पहली बात कही वो क्या, कि जो मैटर है जो आपका, वो किससे बना है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और यही एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि एटम्स क्या हैं, इनडिविजिबल, मतलब कि इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर और नहीं तोड़ सकते हो, इसीलिए क्या कहेंगे कि विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इनडिविजिबल पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ, कि जिसको आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। अब एक बात बताओ, पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एटम्स को आप तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो दोनों बातें कौन से लॉ की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि रिएक्शन होगी उसमें पार्ट कौन ले रहा है, एटम्स ले रहा है, और एटम्स को नहीं ब्रेक कर सकते, इसका मतलब मास आप खत्म या बना नहीं सकते हो, ठीक है। चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब कि एक ही तरह के एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे, चाहे उनकी वो शेप है, साइज है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट अगर है, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम हैं वो सारे क्या होंगे, वो सेम होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, एक जैसे ही होंगे। उनका मास या उनकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, वो एक जैसी ही होंगी, ये कहता है थर्ड। अब नेक्स्ट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अलग एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो एटम्स भी क्या होंगे, इनके अलग अलग होंगे। जैसे इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि भाई मान लो एक आपके पास बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, तो उस पर आप किससे लिख रहे हो, चौक से लिख रहे हो। तो उस पर चाहे आप कैसा ही चौक, व्हाइट चौक जिससे आप लिख रहे हो, अब चौक बॉक्स में से कोई सा चौक निकाल लो, सारे चौक एक जैसे ही हैं, व्हाइट ही वो लिखेंगे बोर्ड के ऊपर। एक आपके पास व्हाइट बोर्ड है जिसपे आप मार्कर से लिख रहे हो, तो क्या एक चौक और मार्कर सेम है या अलग हैं, तो चौक और मार्कर क्या है, डिफरेंट है ना, तो दैट मीन्स अलग चीज ले रहे हो। जब एलिमेंट अलग ले रहे हो, एक हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो दोनों अलग चीजें हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग। चौक तो व्हाइट लिख रहा है पर मार्कर ब्लैक लिख रहा है, तो प्रॉपर्टीज अलग हो गई। तो अलग मटेरियल मतलब अलग एलिमेंट, तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। पर एक ही तरह का एलिमेंट ले रहे हो, सारे चौक ले रहे हो, तो चौक व्हाइट चौक है तो व्हाइट ही लिखेगा, ठीक है। तो यही बात है एटम्स की, कि एक जैसा एलिमेंट ले रहे हो, सारे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स ले रहे हो, तो हाइड्रोजन के सारे एटम एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन एलिमेंट को लेते हो तो ऑक्सीजन के सारे एटम एक जैसे होंगे। तो ये है आपका थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि जब भी वो कंपाउंड्स बनाते हैं तो जो होल किस में कंबाइन करते हैं एटम्स, एज अ होल नंबर, होल रेशो में। आप कभी भी देखते हो जैसे H2O लिखा है, इसको आप कभी भी H12O3/2 या H3/4 ऐसे नहीं देखते हो, एज अ होल पूरा का पूरा देखते हो। तो एटम्स हमेशा पूरे पार्टिसिपेट करते हैं, जो रेशो होती है वो कंप्लीट होल नंबर की फॉर्म्स में होती है, फ्रैक्शंस में या उसमें नहीं होती है, ठीक है। सिक्स लास्ट पॉइंट क्या कहता है, जो रिलेटिव नंबर है एंड काइंड्स ऑफ एटम। अब जैसे यहाँ H2O की ही बात करें तो H2O में आप देखोगे कि हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। दूसरा जो काइंड ऑफ एटम है, पानी बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन से पानी नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स कि जो रिलेटिव नंबर है कि कितने नंबर एटम्स के या कौन से एटम्स चाहिए एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए, वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो ये था लास्ट 6th पोस्टुलेट आपका। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लियर हो गई होगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। प्लस आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, साइंस विद नेहा, जहां आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो या अपने डाउट्स या सजेशंस को मुझे डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।